उपनल कर्मियों को सरकार का बड़ा तोहफा, समान काम पर समान वेतन का आदेश। सीएम धामी का बड़ा फैसला, 11,000 से ज्यादा उपनल कर्मियों को मिलेगा फायदा। युवाओं के रोजगार पर सरकार का फोकस, सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। ट्रेनिंग के साथ नौकरी जोड़ने के दिए निर्देश। आत्मनिर्भर युवा बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। कानू बस हादसे के घायल यात्रियों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। सीएम ने दून अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल। हिमाचल के घायल यात्रियों का उत्तराखंड में होगा फ्री इलाज। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड हुआ खत्म। मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का हुआ गठन। अल्पसंख्यक स्कूलों को अब शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी जरूरी। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री धामी बोले, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और जमीन फ्रॉड पर कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7 इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया। सरकार ने समान काम के बदले समान वेतन देने का शासनादेश जारी कर दिया और इस फैसले से प्रदेश के 11,000 से ज्यादा उपनल कर्मियों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपनल कर्मी सरकार का ही हिस्सा हैं और लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे थे। सरकार ने उनके इस मांग को गंभीरता से सुना और अब इसे पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कर्मचारी एक जैसा काम करते हैं उन्हें एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। यही सोच सरकार की प्राथमिकता है। इस फैसले से उपनल कर्मियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उन्हें काम करने का नया हौसला मिलेगा। कई सालों से उपनल कर्मी कम वेतन को लेकर अपनी परेशानी लगातार बता रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से कर्मचारी और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में कर्मचारियों से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी काम किया जाएगा। उपनल कर्मियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री का आभार जताया। सभी कार्मिक हैं, सभी कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं। उनकी लंबे समय से मांग थी और हम लोगों ने पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है। समान कार्य समान वेतन उनको मिलने लगेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। उपनल के उत्तराखंड में युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कौशल विकास और रोजगार को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में इस बात पर खास जोर दिया गया कि युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे उन्हें सीधे नौकरी मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेनिंग सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि उसका सीधा फायदा युवाओं को रोजगार के रूप में मिले। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को पहले से ही नौकरी देने वाली कंपनियां और संस्थानों से जोड़ा जाए। इससे ट्रेनिंग पूरी होते ही युवाओं को काम मिलने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों की जरूरत को देखते हुए कोर्स और स्किल ट्रेनिंग तैयार किए जाए। इनसे युवाओं को बेहतर वेतन और स्थायी रोजगार मिल सकेगा। बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर युवा आत्मनिर्भर बने और अपने हुनर के दम पर आगे बढ़े। इस बैठक में अधिकारियों ने अब तक की प्रगति की जानकारी दी और आगे की योजना पर भी चर्चा की। तीन फरवरी को सुबह हिमाचल प्रदेश के चौपाल नेरवा से पावंटा जा रही HRTC की एक बस कानू के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में बस 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का हालचाल जानने के लिए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने डॉक्टर से इलाज की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली और घायलों को सबसे बेहतर और तेज इलाज देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने घायलों के परिजनों से बात करके उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उपचार में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देगी। उन्होंने विकासनगर में भर्ती यात्रियों के लिए भी उचित और तेज इलाज सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड में हिमाचल के जिन घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है वो फ्री है और उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा। वहीं राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है और घायल के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में देहरादून की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर HRTC यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बस थी वो गिर गई थी, जिसके बाद 15 लोग हैं अभी भी वो बुरी तरह से घायल हैं। उनका उपचार यहां पर लगातार चल रहा है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं और उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को साफ तौर पर यह आश्वासन दिया है कि जो भी घायल यात्री यहां पर हैं उनका यहां पर मुफ्त में इलाज किया जा रहा है और बेहतर जो इलाज है उसकी यहाँ पर गारंटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हैं और साथ ही साथ वो खुद जाकर के उन्होंने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो जो घायल यात्री थे उनका हालचाल यहाँ पर जाना है। दरअसल ये बस पोंटा साहिब जा रही थी जहाँ पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें कई लोगों की मौत हुई और 15 लोग अभी भी बुरी तरह से घायल हैं। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब ये नया प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी और पाठ्यक्रम क्या होगा। इसके तहत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड वो पहला राज्य बन गया है जिसने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 को लागू किया और इस अधिनियम के अनुसार प्राधिकरण अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूलों और संस्थानों को मान्यता देगा और उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और अल्पसंख्यक बच्चों को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। इस बदलाव से राज्य के सभी अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम की समानता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह निर्णय बच्चों के भविष्य और शिक्षा में सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जमीन से जुड़े मामले और खासकर जमीन फ्रॉड के मामलों को तेजी से निपटाने का आदेश भी दिया है। इसके तहत सभी जिलों में एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इन मामलों को 1 महीने के अंदर निस्तारित करेगी। उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षा और न्याय समय पर मिलना चाहिए। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी पुलिस अधिकारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। राज्य सरकार का कहना है कि अपराध पर सख्ती बरती जाएगी और लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाएगा। इस कदम से उत्तराखंड में अपराध पर काबू होगा और साथ ही लोगों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। कानून व्यवस्था हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी फरियादी को कहीं भटकना न पड़े। कोई भी थाना हो, चाहे चौकी हो या कोई भी कार्यालय हो, उन कार्यालयों पर कोई लापरवाही न हो, किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो। इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। ज़मीनों के विवाद के प्रकरण 1 माह में एसडीएम के साथ कमेटी बना के उसके निस्तारण के लिए भी कहा है और जो भी इसमें कहीं पर भी दोषी पाया जाए, कहीं कोई लापरवाही करे, अपने कर्तव्यों पर लेट लतीफ़ी करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश इस बार किए गए।
तो उत्तराखंड में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अब सरकार एक नई योजना तैयार कर रही है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना के तहत दादी मानी की समस्या और जरूरतों पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस मामले में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को अब तक कई योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन 60 साल से ऊपर की महिलाओं को स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंत्री ने बताया कि विभाग को इन महिलाओं की कठिनाइयों की पूरी जानकारी जुटाने को कहा गया है और रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे जांचा जाएगा और उसके साथ ही आधार पर दादी नानी योजना लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ये है कि राज्य की सभी बुजुर्ग महिलाएं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके। मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि योजना समय पर लागू हो सके और ये कदम प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है। बुजुर्ग महिलाएं हैं, विभाग में हमने छोटे बच्चे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, फिर उसके बाद में हमारी 18 वर्ष तक की बालिकाएं, फिर उसके 18 के बाद में हमारी महिलाएं, हम लगभग इनको किसी न किसी योजनाओं में हम इनको कवर करे हुए। लेकिन यहाँ पर एक महिला छूट जाती है जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाती हैं। उन महिलाओं को सरकार की ओर से पेंशन जैसी सुविधा तो मिल रही है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारत माता मंदिर में आज से 3 दिवसीय भव्य धार्मिक समारोह का शुभारंभ शुरू हो गया। इस समारोह में गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि और उनकी मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस पावन अवसर पर देश की कई जानी मानी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई। इससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी यहाँ शामिल हुए। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंची और पूरे वातावरण में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखा गया। 3 दिवसीय इस आयोजन को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है और कड़े इंतजाम किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुरुदेव की शिक्षा और उनके योगदान को याद करना और उनके आदेशों को लोगों तक पहुंचाना है। बता दें कि श्रद्धालु और प्रशासन दोनों ही आयोजन को सफल बनाने में जुट गए। समन्वय की संस्कृति है, हम इसको समन्वय महोत्सव कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। चूंकि हम ईश्वर की संतान हैं, हम अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में बटे हुए हिंदू भी हैं। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भारत की निधि है, संपदा है। उसकी जाति कोई भी हो सकती है, वो किसी भी उपासना पद्धति का व्यक्ति हो सकता है और उसका इष्ट कोई भी हो सकता है, पर गंगा के तट पर सब एक है। जैसे सारी नदियां सागर में मिलकर एक हो जाती हैं और वहां अपने राम रूप नाम खोकर अपने सत्य को उपलब्ध हो जाती हैं। हम मूर्ति स्थापना समारोह के इस आयोजन में संस्कृति जागरण का कार्य कर रहे हैं। हिंदू एकता के लिए हम सामने आए हैं। विद्वान होते हुए भी उन्होंने एक तरह से भारत माता मंदिर की स्थापना करके उन्होंने सारे लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस समय अगर हमारा सबसे बड़ा देवता कोई है तो ये देश है। इस देश की जनता की सेवा करना, इस देश में राष्ट्रभक्ति जागृत करना, इस देश में संस्कार पैदा करना, साधना के आधार पर व्यक्ति, तो साधना, सेवा और संस्कार, इस त्रिवेणी को उन्होंने यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया। खुशी है कि परम पूजनीय गुरुदेव सत्यमित्रानंद देव जी महाराज, इनके समाधि मंदिर में प्रतिमा का आज पूजन हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर यहाँ मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। हम सभी जानते हैं उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की और उन्हीं के तत्वाधान में समन्वय परिवार जिस प्रकार से सभी समाजों को, सभी पंथों को साथ में लेकर समन्वय की भूमिका से हमारे सनातन विचार को आगे ले जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में बहुत अच्छा कार्य है।
अब खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ये अभियान 14 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा और आज राजधानी देहरादून में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नगर आयुक्त नमामि बंसल और ARTO अनीता चमोला ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इससे पहले शहर के प्रमुख लोगों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिससे लोगों को सड़क सुरक्षा और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों को सड़क पर चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। RTO अनीता चमोले ने बताया कि विभाग लगातार आम जनता को सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत करता रहता है। सड़क सुरक्षा का उद्देश्य है कि लोग नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इस अभियान के माध्यम से सरकार लोगों में जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की कोशिश कर रही है। जो रोड सेफ्टी मंथ 2026 जो मना रहे हैं 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच, तो अभी तक हम सड़क सुरक्षा पे ट्रैफिक नियमों पर ज्यादा फोकस करके थे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेहिकुलर मतलब एयर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा हजार्ड है जिस पर कि हमें फोकस करना चाहिए। तो चूंकि एयर पॉल्यूशन का एक छोटा सा कंपोनेंट वेहिकुलर पॉल्यूशन भी है, वेहिकुलर एमिशन से भी एयर पॉल्यूशन होता है, तो इसी संबंध में जो हमारे वाहन चालक हैं और उससे रिलेटेड जो हमारे डीलर्स हैं, पॉल्यूशन सेंटर्स हैं, गैराजेस हैं, तो उनके प्रतिनिधियों के साथ हमने एक गोष्ठी भी किया था छोटा सा, जिसमें कि वाहन पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, किस तरह से हमें अपने वाहन का रखरखाव करना चाहिए। खबर सितारगंज से है, जहां पर तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने आम जनता की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया। बता दें कि हर महीने के पहले मंगलवार को लगने वाले तहसील दिवस में CDO दिवेश सासनी ने लगभग 40 फरियादियों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान 25 समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और बाकी मामलों को संबंधित विभाग को आदेश दिया गया। तहसील दिवस में डॉक्टर जगदेव सिंह और भाजपा नेता अनिरुद्ध राय ने किसानों से जुड़े मुद्दे और नगर के तिरंगा चौक पर लगने वाले जाम की समस्या उजागर की। इस कार्यक्रम के बाद CDO दिनेश सासनी ने अधिकारियों के साथ तिरंगा चौक पर, जेल कैंप रोड पर बंद पड़े पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। नगरवासियों ने अधिकारियों से तिरंगा चौक के बीच बने रोड डिवाइडर की गोलाई कम करने की मांग की। इस पर अधिकारियों ने NHAI के अधिकारियों को अवगत कराया और तिरंगा चौक का निरीक्षण कर गोलाई कम करने की बात कही। इस तहसील दिवस ने जनता और अधिकारियों के बीच समस्याओं के समाधान में एक बेहतर संवाद स्थापित किया। बंद पुस्तकालयों का ये दौरा आज यहां पर किया गया। सितारगंज की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 25 समस्याओं के समाधान में एक बेहतर संवाद यहां पर स्थापित किया गया। जनता अधिकारियों के बीच ये संवाद बढ़ाने का काम CDO की तरफ से किया गया है। तहसील दिवस का यहां पर आयोजन था जिस वक्त ये निर्णय यहां पर लिया गया। इस आयोजन में CDO दिवेश सासनी ने पहुंचने के बाद लोगों की समस्याएं सुनी और लगभग 25 समस्याएं ऐसी थी जिनका तुरंत ही समाधान किया गया। बढ़ेंगे आगे, खबरें अल्मोड़ा से है अब, जहां पर भेसवाड़ा में गौशाला निर्माण का मामला चर्चा में है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने गौशाला निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की थी और टेंडर भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब गौशाला का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। इस कारण है कि पशुपालन विभाग ने भूमि में मौजूद पेड़ों को काटने की अनुमति अभी तक नहीं दी है। इस वजह से निर्माण कार्य ठप पड़ा है और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आज स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि गौशाला का निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराया जाए। स्थानीय लोग इस परियोजना को बहुत जरूरी मान रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी जमीन पर गौशाला का निर्माण समय पर पूरा हो। अधिकारियों से अपील की गई है कि पेड़ों को काटने की अनुमति तुरंत दी जाए ताकि निर्माण कार्य बिना किसी देरी के शुरू हो सके। वहीं आपको बता दें कि गौशाला बनने से क्षेत्र में पशुपालन और सामाजिक उपयोगिता दोनों को लाभ होगा। जैसे कि सभी लोगों को विदित है कि अल्मोड़ा में गौवंश काफी ज्यादा मात्रा में बाजारों में घूम रहे हैं और हमारे राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेसवाड़ा में गौशाला के लिए पैसा काफी पहले दे दिया गया है, जिसका टेंडर भी लग चुका है। टेंडर लगने के बाद वहां पर कोई ठेकेदार
जो है वो पेड़ों के कटान की उसे परमिशन नहीं मिली है, जो कि पशुपालन विभाग द्वारा लेनी है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से आज करीब 3-4 माह बीत चुके हैं, वो परमिशन अभी तक उनके द्वारा नहीं लगी गई है। महोदय को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया कि जो गौवंश आवारा अवस्था में बाजारों में घूम रहा है, जो कि जनता के लिए भी एक कठिनाई का कारण बन चुका है कि कभी कोई बड़ी घटना ना हो जाए, जिस कारण से कई बारी गाय, आपको पता ही होगा, बेहद से चौखान पाटा में भी फंस रही है। अगर गौशाला का निर्माण भैंसवाड़ा में हो जाएगा तो वो सारे जो गौवंश रोडों में घूम रहे हो वहां शिफ्ट करे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उससे आम जनता को राहत ही मिलेगी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर अगस्त्यमुनि विकासखंड के सुंदरवाणी गांव में बीती शाम एक दर्दनाक घटना घटी। बता दें कि शाम को लगभग 6 बजे गुलदार ने 5 साल के मासूम को उसकी मां के सामने उठा लिया। इस गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीण बच्चे को ढूंढने में जुट गए। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग, पुलिस, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे की खोज शुरू की, लेकिन देर रात बच्चे का शव गांव से 1.5 किलोमीटर दूर बुरी तरह हालत में मिला था और शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। इस घटना से पूरे गांव में डर का माहौल है और ग्रामीणों ने गुलदार को शूट आउट करने की मांग की है। इस पूरे मामले में उप जिलाधिकारी सोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया। सुरक्षा के लिए गांव में तुरंत पिंजरे लगाए जाएंगे और वन विभाग की टीम पूरे क्षेत्र में गश्त करेगी। वहीं प्रशासन ने आसपास के सभी विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश भी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना फिर ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बड़ी दुखद घटना हुई है। जैसे कि आपको अभी पता है कि यहाँ ग्राम सिंधवानी में एक 5 साल के बच्चे को बाघ उठा करके उसके टॉयलेट बाथरूम से ले गया, उसकी माँ के सामने से ले गया और बच्चे अपने आंगन चौक में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो बहुत गंभीर ये स्थिति है कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ? जब आदमी अपने घर में, अपने आंगन में सुरक्षित नहीं रहेगा जंगली जानवरों से, तो आदमी जाएगा कहाँ? जैसा आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के भीतर पर्वतीय जिलों में मानव और वन्य जीवों के बीच निरंतर संघर्ष बढ़ रहा है और निरंतर संघर्ष में कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, परंतु जो हमारे नीति निर्धारक हैं वो आज तक भी इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। फिर हमारा वन विभाग से भी है रिक्वेस्ट है कि भाई अगर यहाँ पर इतनी चीजें हो गए तो अब उनको करने के लिए आपको जो पिंजरा की यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि वो ये जो हमारे जो आप जहाँ पर अभी हमें ये काफी बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, तो वो यही इसके आसपास ही रहेगा। जैसे लोगों ने अपने घर घास पाती है, घर के जो नियोजन काम है, तो बहुत भय का माहौल। ये एक सिंधवानी की बात नहीं, हमारा जो है सारी गांव है, डांडा गांव है, ऊपर में ना गांव है, नीचे बिलकोना गांव है, द्यूगी गांव है, यहाँ तक कि हम नगरसो और छिनका तक की भी उसका जो दायरा है काफी बड़ा क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि गुलदार जो कि सिर्फ सिंधवानी में ही जो है वो यहाँ पर जो है इतने आसपास के, मैं लगता हूँ कि कल की जो आज जितने लोगों ने अभी एक घटना देखी हुई, आपके चैनल के माध्यम से भी जितने लोग अगर देख रहे होंगे, तो मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा भय का माहौल यहाँ पे बन गया हुआ है। इसमें देखिए जो जगह हम चयनित करेंगे, चूंकि बताया जा रहा है कि चारों तरफ जो है इसमें गाँव है, तो इसमें जो अभी मेरी वार्ता हुई फॉरेस्ट विभाग से और जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि 2 या 3 जगह पिंजरे लगाने की आवश्यकता है, तो इसमें फौरी तौर पे जो है अभी पिंजरे लगाए जाएंगे। और दूसरा जो शूट आउट की बात है वो शासन स्तर पे जो है लिखा जा रहा है, और चूंकि पहले पॉलिसी मैटर है और वहाँ से जो भी निर्णय होगा फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, कई स्थानों पे लाइट की व्यवस्था भी गाँव में है। हाँ बिल्कुल, इसमें जो सोलर लाइटें जो खराब हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से जो है ठीक कराया जाएगा। तो प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश के बाद एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। खासकर तराई क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इससे ठंड में फिर से बढ़ोतरी हो गई। प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले की जसपुर विधानसभा क्षेत्र में दिन भर ठंड और घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से धूप नहीं निकल सकी और पूरे इलाके में सर्दी का असर ज्यादा देखने को मिला। हालांकि इस बदले हुए मौसम को लेकर किसानों की राय थोड़ी अलग है। किसानों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस समय बढ़ी हुई ठंड और चल रही शीतलहर गेहूं, सरसों और अन्य फसलों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। किसानों का कहना है कि अगर ठंड ना पड़े तो गेहूं की फसल तेजी से ऊपर बढ़ जाती है और फसल जल्दी खराब हो सकती है। ठंड की वजह से फसल की बढ़त जो है वो संतुलित रहती है, जिससे पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर जहां पर आम लोगों के लिए ठंड परेशानी बढ़ रही है, वहीं किसानों के लिए ये मौसम किसी वरदान से कम नहीं। इसमें जो हमारी गेहूं की फसल है
गेहूं की फसल के लिए या लाई की फसल के लिए, सभी जो भी इस समय फसल किसान की है उन फसलों के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा एक वरदान है। यानी कि जो बहुत अच्छी बरसात, हल्की बारिश हुई है जो हमारी फसलों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं, बहुत अच्छी है। और उसके बाद ये ठंड का पड़ना ये फसलों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ठंड भी इस समय, शीतलहर भी हल्की हल्की चल रही है, इससे फसलों को कोई नुकसान हानि नहीं है। क्योंकि गर्मी जल्दी हो जाती है तो हमारा गेहूं एकदम ऊपर चला जाता है और उसमें उसकी बाल निकल जाती है, तो गेहूं हमारा और जाड़ा करेगा। तो फसलों के लिए बहुत अच्छा वरदान है और ये आदमी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे 4 महीने ठंड के होते हैं, अभी हमारे 2 ही महीने ठंड के हुए हैं। तो ठंड जितनी ज़्यादा तक रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए, जो किसान हैं, उनके लिए ये ठंड राहत भरी है। वो किसान जो गेहूं की खेती करते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब ठंड बढ़ जाती है तो ऐसे में जो गेहूं की खेती है वो बहुत ज़्यादा संतुलित रहती है, जिसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं इस ठंड से ज़रूर फायदा मिलता है। तो खबर उत्तराखंड के जसपुर से आपको बता रहे थे, जहां पर तराई क्षेत्र में मौसम बदल गया है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं लोगों को ठंड से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों के लिए अब कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बाबा रखा है, जो कि हिंदू समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो हिंदू समुदाय की भावनाओं की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने दुकानदार से कई बार अनुरोध भी किया कि वो अपना दुकान का नाम बदले, लेकिन दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का फैसला किया। उनका कहना है कि वो केवल अपनी बात करना चाहते हैं और किसी को परेशान करना नहीं चाहते। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और आपको बताते चलें कि यह विवाद अभी भी जारी है और लोगों की नजर इस पर लगातार बनी हुई है कि आगे इसमें और क्या कुछ होता है। वही पुलिस का कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि जांच लगातार जारी है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग भी देख रहे हैं कि कैसे इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान होगा। बजरंग दल की तरफ से नहीं करा गया था। बजरंग दल का एक अभियान है जिसका काम उसी का नाम। अगर उसके चलते कुछ कार्यकर्ता उनकी दुकान पर गए, आप बाबा नहीं हो, आपके धर्म में फकीर होते हैं, बाबा हिंदू धर्म में होते हैं। हमारे बाबा सिद्धबली बीट महाराज का मंदिर है, उस मंदिर के नाम से आप अपनी दुकान चला रहे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको सिर्फ इतना बोला था कि आप इस दुकान का नाम चेंज कर लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड में भी अगर बाबा के नाम से कोई आईडी है तो आप चलाइए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारत माता मंदिर में 4 से 6 फरवरी तक एक बड़ा और खास आयोजन होने जा रहा है। इन 3 दिनों में राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत की कई बड़ी हस्तियां एक साथ नजर आएंगी। यह आयोजन भारत माता मंदिर के पूर्व परमाध्यक्ष और निवर्तमान शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल और उनकी मूर्ति के अनावरण को लेकर किया जा रहा है। इसे लेकर मंदिर परिसर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई केंद्रीय मंत्री, संत महात्मा और देश भर की जानी मानी आध्यात्मिक हस्तियां शामिल होंगी। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि यह आयोजन 3 दिनों तक 2 सत्रों में होगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी और सनातन धर्म की वर्तमान स्थिति, देश के हालत और आध्यात्मिक मूल्यों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के विचारों और उनके संदेश को समाज और राष्ट्र तक पहुंचाना है। हमारे पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर पर हम एकता का संदेश देने के लिए सभी विचारकों को, तत्ववेत्ता, मनीषी, दार्शनिकों को हमने आमंत्रित किया है। भारत के शीर्षस्थ धर्माचार्य यहाँ आ रहे हैं। हमने माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित किया है। आदरणीय योगी जी यहाँ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे यहाँ के माननीय राज्यपाल और अलग अलग अनेक प्रदेशों के राज्यपाल यहाँ आ रहे हैं। पर एक सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ अनेक कलाकार, विचारक, चित्रकार, साहित्यकार, अनेक लेखक और कई देशों के प्रतिभागी आ रहे हैं। यहाँ आप आंगन में देख रहे होंगे, इंग्लैंड से लोग दिख जाएंगे आपको, अमेरिका। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की ओर से 7 और 8 फरवरी को 2 दिवसीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 7 फरवरी को पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता होगी। वहीं 8 फरवरी को उत्तराखंड की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि ये प्रतियोगिता हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में होगी और इस प्रतियोगिता में देश भर से बड़े और नामी खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंचेंगे। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है और उन्हें नशे से दूर रखना। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। संगठन के अध्यक्ष विवेक तिवारी ने बताया कि हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन युवाओं को फिटनेस की ओर प्रेरित करने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार मिस्टर हिमालय का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों को 61,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इसके अलावा अन्य विजेता को भी अलग अलग इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं आयोजकों को उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता युवाओं को स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।